हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं प्लाजो पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने आज की तरफ से फोल्ड करके और डबल फोल्ड कर लिया है, यानी कि खुला हुआ हिस्सा मेरी तरफ और फोल्डेड हिस्सा सामने की तरफ है। तो इसमें मैं प्लाजो पैंट की कटिंग करूँगी, जिसका कि मेजरमेंट मैं आपको बता दूँगी। और पहले हम सबसे पहले अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल करने के लिए पहले इसको स्केल से सीधा कर लेते हैं। तो मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद मैंने इसमें 2.5 इंच का निशान ऊपर और नीचे लगा लिया है। तो 2.5 इंच का निशान हमने ऊपर के लिए इसलिए लगाया है क्योंकि हम बैक वाले पार्ट में इसको ऊपर लंबा रखेंगे, बैक वाले पार्ट को फ्रंट से। और 2.5 इंच का निशान मैंने नीचे इसलिए लगाया है क्योंकि मैं नीचे से इसको फोल्ड करूँगी। और प्लाजो की लेंथ मैंने इसमें 33 है जैसे, तो मैंने 33 से सिर्फ हाफ इंच कम लिया है, यानी कि 32.5 इंच पर मैंने इसकी लेंथ को लिया है। क्योंकि जब हम इसमें 1 इंच का बेल्ट ऊपर से लगाएंगे तो ये फुल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो हमारे सीट है वो 30 है, 30 को हम तीसरे हिस्से में डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 में 10 इंच का निशान लगाकर उसमें हम 2 इंच की लूजिंग दे देंगे। और आसन की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम इसमें 10 प्लस 1.5 इंच करेंगे, यानी कि चौड़ाई में हम इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे और लंबाई में 1.5 इंच के लिए इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आसन की लंबाई को लगा लेते हैं और लगाने के बाद हम इसके क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच के लिए मैंने इसमें 2 इंच को बढ़ाया है, 2 इंच लगाया है। और आसन की जितनी चौड़ाई है, यानी क्रॉच एरिया को अटैच करते हुए जो इसकी चौड़ाई निकलती है उसका हाफ करके मैंने बॉटम में निशान लगा दिया है। तो लगभग 7.25 इंच के करीब इसका ये निशान आया है, यानी कि। और बॉटम हमने इसमें 16 इंच का लिया है, तो बॉटम का हाफ यानी कि 8 हो गया और 8 का हाफ इसमें 4 इंच हो गया। तो यानी कि अब जैसे मैंने बीच में जो निशान लगाया है, तो बीच में निशान लगाने का मतलब यह है 4 इंच दोनों तरफ डिवाइड हो गया है। अब सबसे पहले क्रॉच एरिया को हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसकी गोलाई का निशान लगा लेते हैं। तो ये निशान आप चाहे 2-2 इंच, जैसे आपने 2 इंच लूजिंग के लिए बढ़ाया तो 2 इंच आप ऊपर लगाकर भी हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं। और साइड में हम इसमें लेग शेपर की हेल्प से इसमें साइड की शेप दे सकते हैं। और आप इसमें शेप देने के लिए ये 2 फंटी आती हैं। तो एक तो आती है ज़्यादा कर्व वाली, एक कम कर्व वाली। तो आप कम कर्व वाली ही यूज़ कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज यही होती है। ज़्यादा कर्व वाली में ज़्यादा फिटिंग के ओनली सिर्फ फिटिंग वाली पैंट के ही निशान लगाए जाते हैं और इससे सब तरह के निशान लग सकते हैं। और ऊपर कमर पे से मैं इसमें हाफ इंच कम कर दूँगी। क्रॉच एरिया के सामने जो इसमें कोने जैसा बनता है, तो उसे आप हाथ से सीधा कर लीजिए। और जैसे नीचे मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है, तो आप ऊपर पैंट की मोहरी पे 2.5 इंच ऊपर निशान लगा के उसको नाप सकते हैं। उतना ही निशान आप इसमें नीचे लगाइए, जिससे कि आप जब इसको फोल्ड करें तो आपका नीचे से फैब्रिक कम नहीं हो। अब इतना निशान लगाने के बाद में अब हम बैक साइड का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कट करने हैं, क्योंकि हमने इसको डबल फोल्ड कर रखा है। तो बैक वाले हिस्से का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम क्रॉच एरिया जो हमने 2 इंच बढ़ाया था, इसको हम ऊपर तक बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बैक वाले हिस्से का क्रॉच एरिया हो जाएगा। और लूजिंग हमने इसमें 2 इंच देकर इसको ऊपर तक बढ़ा दिया है। और 2 इंच हमने इसमें क्रॉच एरिया की गोलाई के लिए बढ़ा दिया है। अब हमने जो ऊपर 2.5 इंच का जो निशान लगाया है, इस 2.5 इंच के निशान से हम इसको सीधा मिला देंगे, यानी कि तिरछा। जो हमारी इसकी लंबाई है उससे तिरछा। आप चाहें तो इतनी कम हाइट की जो प्लाजो है उसमें आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। और नीचे के मैंने इसमें 1.25 इंच या 1.5 इंच के करीब बढ़ाया है। मैंने 1.25 इंच बढ़ाया, आप चाहें तो इसमें 1 या 1.5 भी बढ़ा सकते हैं। निशान लगाकर आप लेग शेपर से शेप कर दीजिए। और फ्रंट वाला जो इसमें पार्ट है उसमें हमें हाफ इंच डाउन कर देना है, क्योंकि आगे से जैसे हम पैंट पहनते हैं तो थोड़ा सा नीचे कर्व में होती है, इसलिए। तो आप सबसे पहले हम इसमें 2.5 इंच के दिन मैं आपको इसमें मेंशन करके बताई हूँ कि मैंने कहाँ पर कितना बढ़ाया। जैसे 2.5 इंच का मैंने बैक वाले पार्ट को बढ़ाया है, 2 इंच का मैंने 2-2 इंच का मैंने फ्रंट और बैक में लूजिंग दिया है, और 2 इंच का जैसे मैंने क्रॉच एरिया रखा है दोनों तरफ। अब जितना भी फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट वाले पार्ट का हाफ करने के बाद में हम इसमें प्लेट्स का निशान लगा देंगे 4 इंच पर।
पर और ये हम हाफ इंच की प्लेट्स लगाएंगे। पर ये प्लेट्स हम तभी लगाते हैं जब हम फ्रंट वाले हिस्से में बेल्ट लगाते हैं और साइड में जिप वगैरह लगाते हैं। तो इस तरह का अगर आपको बेल्ट लगानी है फ्रंट वाले हिस्से में तभी आप इसमें प्लेट्स लगाइए, नहीं तो इसमें इलास्टिक में हमें प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने सब जगह आपको मेंशन कर दिया है कि मैंने कहाँ पर कितना लिया है। लेंथ मैंने 32.5 ली है जो लगा दिया है, और नीचे का भी 2.5 इंच लिया है जो भी लगा दिया है। और जैसे सीट का तीसरा हिस्सा यानी 10 हो गया तो 10 + 2 लिया है। इस तरह मैंने सारा आपको मेंशन कर दिया है। अब पॉकेट का निशान लगाने के लिए हम इसमें जैसे हाफ इंच ऊपर चला जाएगा और 6 इंच मैंने नीचे निशान लगाया है, और साइड से मैंने 2.5 इंच का निशान लगाकर इसमें पॉकेट के निशान को तिरछा कर दिया है। तो अब सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग के हिसाब से ही इसको कटिंग करेंगे, यानी बैक वाला पार्ट हमारा जो हमने तिरछा किया है इसको हम बाद में कट करेंगे, पहले हम इसको सीधा ही कट कर लेते हैं। तो इस तरह से सीधा कट करके हमने जो भी बैक वाले पार्ट के निशान लगाए हैं, यानी कि सारी हमारी बाहर की जितनी भी हमने नाप लगाई है सारी हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले बैक वाले पार्ट को ही कट करना है। अगर हम अंदर के निशान पर कटिंग करेंगे तो हमारा बैक वाला पार्ट भी कट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बाहर जितने भी हमने निशान लगा रखे हैं सबसे पहले उनको ही कट करना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों ही इसमें एक साथ ही कट कर लिए हैं, क्योंकि मैंने इसको डबल फोल्ड कर रखा था, यानी कि पहले अर्ज में फ़ोल्ड किया फिर लंबाई में डबल फोल्ड किया है। तो ऐसा फ़ोल्ड करके कट करने से हमारा जो पैंट की कटिंग है, पैंट या प्लाजो जो भी आप कट करना चाहें उसकी कटिंग एक बार में ही हो जाएगी और एक बार में ही दोनों निशान लग जाएंगे। इससे हमारे टाइम की भी बचत होगी और हमारे दोनों निशान एक साथ लगने से हमारा पैंट भी जल्दी कट जाएगी। तो इस तरह से आप कटिंग करके अपने कटिंग के मेथड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा अच्छे से ले सकते हैं कि आपने जल्दी कटिंग को ख़त्म कर लिया है। तो इस तरह से कटिंग अगर जो कोई बिगिनर्स हैं वो भी कटिंग करेंगे तो इस तरह से उनका काम जल्दी फ्री हो जाएगा। और इस तरह से आप पैंट कट कर लीजिए, किसी भी साइज़ का पैंट आप कट कर लीजिए। मेथड सारा यही रहेगा, सीट का तीसरा हिस्सा + 2 इंच। अगर आपको फिटिंग में पहननी है तो आप 1.5 इंच लगा सकते हैं, यानी कि 1.5 इंच का जैसे क्रॉच एरिया और 1.5 इंच का ही इसमें लूजिंग। तो फ्रंट बैक वाला पार्ट हमारा कट हो गया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने जो निशान लगाए थे अंदर, उन सभी को हम अंदर से कट कर लेते हैं। तो एक हिस्सा हमने कट करके रख दिया है और फ्रंट वाले हिस्से में जो हमने एक्स्ट्रा जो बैक के हिसाब से बढ़ाया था वो हम कट करके निकाल देंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कट हो जाता है। तो इस तरह देखिए आप कितनी आराम से और कितनी आसानी से हमने पैंट या प्लाजो की कटिंग कर ली है। तो मैंने ये थोड़ा लूज वाला पैंट बनाया है, जिसे आप प्लाजो भी बोल सकते हो या फिर पैंट भी बोल सकते हो आप, लेकिन इसी मेथड से किसी भी साइज़ का पैंट या प्लाजो कट कर सकते हैं। तो हमारे फ्रंट या और बैक देखिए दोनों ही हमने कट कर लिए हैं। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, तो हम पहले फ्रंट वाले हिस्से की कमर को मेजर करेंगे और उसके बाद बैक वाले हिस्से की कमर को मेजर करेंगे। तो दोनों लगभग 25 इंच के करीब आए हैं, यानी 25 के करीब आए हैं इसमें। तो 25 से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बाकी दोनों तरफ से इसमें स्टिचिंग में जाएगा। तो हमारा अगर हम 25 भी कट कर लेते हैं तो कम नहीं पड़ेगा, बट हम 1 इंच ज़्यादा ही लेकर चलेंगे। और हमें इसको कट करने के बाद में जो ऊपर हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे वो 1 सवा इंच का लगाएंगे। तो 1 सवा इंच के इलास्टिक लगाने के लिए हमें लगभग 4 या 4.5 इंच के करीब हमें चौड़ा बेल्ट चाहिए, यानी कि फैब्रिक चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको जो साइड में से कटिंग निकली है उसी में से हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने दोनों साइड से जो फैब्रिक निकले थे उनको बराबर से रख लिया है और उनको सीधा करके हमने बेल्ट कट कर लिया है। तो ये देखिए हमने 4.5 इंच का जितना चौड़ा बेल्ट ले लिया है और आधा फोल्ड करके, यानी कि डबल फैब्रिक है फ्रंट और बैक दोनों का, और इसको हाफ फोल्ड करके हमने इस तरह ले लिया है। और पॉकेट भी हमने कट कर लिया है। पॉकेट भी मैंने आपको कई बार कटिंग करना बताया है। तो सबसे पहले हम इसके पैंट के क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट के हम क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेते हैं और इसमें हम स्टिच करने के बाद गुम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि हमें इंटरलॉक भी नहीं करना पड़े।
ये स्टिच आप जब भी करें तो थोड़ा कपड़े को खींच कर करें, जिससे कि आपके कपड़े में जैसे झोल जैसा नहीं आएगा। ये अभी आपको देखने से लग रहा है, पर थोड़ा सा आयरन करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो मैंने इसमें गुम सिलाई करी है, आप भी इस तरह से गुम सिलाई कर लीजिए, जिससे कि इसमें इंटरलॉक करने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और फिनिशिंग भी रहेगी। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही क्रोच एरिया बना के रेडी कर लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें पॉकेट लगाऊंगी। तो पॉकेट लगाने के लिए मैं सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट के उल्टे वाले फैब्रिक को, यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ से मैंने आपको पॉकेट रख के दिखाया है। तो देखिए ये फ्रंट वाले पार्ट का रॉन्ग साइड है और पॉकेट का भी रॉन्ग साइड है। तो दोनों को हमने ऐसे बराबर से रखा है और दोनों को बराबर से रख के अब हम दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ के हम इसको यूँ फोल्ड कर देंगे, यानी पॉकेट नीचे कर देंगे। तो ऐसे पॉकेट को फोल्ड करने के बाद हम इसमें जो निशान लगाया है उस निशान पर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। उस निशान पर या तो आप उस निशान पर सिलाई लगा लीजिए या फिर आप उससे एक पैर बाहर की तरफ लगा लीजिए, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। बाकी जैसे हमने जो निशान लगाया है वहाँ से हमें इसको कट करना है, तो इस निशान के ही अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें सीधी सिलाई लगाकर भी पॉकेट बना सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको सीधी वाली पॉकेट भी बता दूंगी, पर अभी मैंने फ़िलहाल इसमें ये तिरछी वाली बनाई है। तो ये देखिए हमने पॉकेट को स्टिच कर लिया है, तो दोनों ही रॉन्ग साइड देखिए आमने सामने हो गई हैं। अब हमने कपड़े को पलट कर इसका जो मार्जिन है वो पॉकेट की साइड में कर दिया है और पॉकेट की साइड में करके हम पॉकेट की तरफ से ही इसमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा मार्जिन होता है पीछे वो पॉकेट की तरफ एक तरफ ही इसमें आ जाता है। अभी इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में जो पैंट का जो पॉकेट वाला हिस्सा है उसको हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो पॉकेट को हमने बैक साइड में कर दिया है और पॉकेट डालने वाला जो हिस्सा होता है खुला वाला हिस्सा, तो वहाँ पर हम एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। इससे टॉप स्टिच लगाने से कपड़े में फिनिशिंग भी आती है और फैब्रिक एक तरफ रुक भी जाता है। तो ये देखिए मैंने ऐसे इसमें टॉप स्टिच लगा दी है। अगर आप टॉप स्टिच नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें रिबल टेप पैंट और पॉकेट के बीच में रखकर आयरन कर दीजिए। अब हमें पॉकेट को ऐसे अंदर से उल्टा फोल्ड करना है, उल्टा फोल्ड यानी कि खोल कर फोल्ड करना है और इसमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। फिर इसको एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे पलटेंगे। तो पलटाने के बाद हमारी जैसे पॉकेट है वो बिल्कुल एकदम सही डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यानी हमें पहले इस तरह से रखकर इसकी सिलाई नहीं लगानी है, हमको इसको खोलकर पलट कर ही लगानी है, जिससे कि जब हम इसको ऐसे पलटें तो हमारी पॉकेट में जो हमने सिलाई लगाई है वो अंदर की तरफ चली जाए और हम इस पर लगभग एक पैर से थोड़ा सा कम करके हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो हमने सिलाई लगाई है वो इस पर डबल हो जाए और मजबूत हो जाए और जो हमने जो अंदर सिलाई लगाई है तो उसके जो धागे हैं वो भी नहीं निकले। तो इस तरह से हमारी पॉकेट देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से हमारी पॉकेट बन गई है। अब कपड़े को इस तरह से आराम से जमा कर हम इसमें एक क्लॉथिंग पिन लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो पॉकेट है जहाँ हमने सेट किया है वहीं पर ही सेट हो जाए। ऊपर और साइड में हम दोनों तरफ एक एक क्लॉथिंग पिन लगा देंगे और इसको ऐसे उठाकर फैब्रिक को एक सिलाई हम साइड में लगाएंगे और एक सिलाई हम इसमें जो पैंट है इसके जहाँ पर हम बेल्ट स्टिच करेंगे वहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए हमारा पॉकेट बन गया है। अब हम पहले एक सिलाई इसके बेल्ट वाली हिस्से यानी कमर वाले हिस्से पर लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो पॉकेट है ऊपर भी अटैच हो जाए और जो साइड वाला हिस्सा है जहाँ से हमें इसमें बैक वाले हिस्से को अटैच करना है वहाँ पर भी लगा देंगे। तो जिससे क्या है कि जब हम इसमें फ्रंट और बैक दोनों अटैच करेंगे तो ये दोनों जो हमने पॉकेट लगाई है वो बार बार हिलेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए हमारी पॉकेट भी बहुत ही आसानी से लग गई है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो हमारी पॉकेट लग गई है आराम से, ये देखिए। अब हम इसमें जो हमने बैक वाला हिस्सा हमने स्टिच किया था तो ये बैक वाला हिस्सा लेंगे,
फ्रंट और बैक वाले हिस्से का राइट वाला हिस्सा हम अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग वाला हिस्सा दोनों का बाहर की तरफ रखेंगे और दोनों को हम वेस्ट से बॉटम तक बराबर पकड़ के इसको कमर वाले हिस्से में से हम इसको मिलाकर, यानी वेस्ट वाली साइड से हम इसको बराबर से मिलाकर इसको स्टिच कर लेते हैं, जैसे कि हमारा दोनों साइड स्टिच हो गया। ये देखिए हमारा बैक वाला हिस्सा और फ्रंट वाला हिस्सा दोनों ही हमने इसमें स्टिच कर लिया है। यहाँ से भी हमने स्टिच कर लिया है, सॉरी स्टिच नहीं किया है, हमें स्टिच करेंगे और यहाँ से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड से स्टिच करने के बाद में हम इसको जो इसका सेंटर वाला हिस्सा है, बट सेंटर वाले हिस्से से हम अभी बाद में करेंगे क्योंकि हमें अभी इसमें नीचे डिज़ाइन भी बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके दोनों साइड से जो हमें फ्रंट और बैक को अटैच करना है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हम दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद में हमें जो अंदर इसमें साइड में जो मार्जिन बचता है, तो मोस्टली फैब्रिक आजकल ऐसा आ रहा है कि जिसमें से धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो या तो आप स्टिच करने के बाद में इसको इंटरलॉक करवा लीजिए या फिर आप इसमें कर लीजिए। यानी कि आप अगर आपके पास में इंटरलॉक की मशीन भी नहीं है तो आप इसमें साइड से सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों धागे को निकाल दिया है। तो मैंने धागे को इसलिए निकाला था क्योंकि जो बॉटम वाला हिस्सा था वो हमारा ऊंचा नीचा आ रहा था, क्योंकि हमने शुरू में ही इसका फ्रंट ऊपर से मिलाकर नहीं रखा था। तो अब मैं इसको बिल्कुल बराबर मिलाकर ले रही हूँ और मैंने बीच में से इसको पकड़ रखा है जिससे कि मेरा फैब्रिक वहाँ पर अटैच रहे। आप चाहें तो इसमें बीच में क्लॉथिंग पिन भी लगा सकते हैं जिससे कि आपका फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं खिसके। तो ये मैंने एक तरफ इसमें स्टिच कर लिया है और दूसरी तरफ भी मैं इसमें ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद में हम इसमें इंटरलॉक करेंगे और किसी भी फैब्रिक को स्टिच करने के बाद में आपको इंटरलॉक ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इंटरलॉक की मशीन आपके पास नहीं है तो आप इसमें सीधी सिलाई लगाइए जिससे कि दोनों फैब्रिक आपस में खुल के उसमें से धागे कम निकलेंगे। तो पहले मेरे पास इस तरह की मशीन नहीं थी कि मैं इंटरलॉक की जो सिलाई है वो लगा सकूं, तो मैं पहले सिंपल सिलाई मशीन थी उसी से मैं सिलाई लगाती थी जिससे कि मेरा जो फैब्रिक था वो साइड से निकलता नहीं था, एकदम सेट रहता था। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने पॉकेट लगाई है तो इस पॉकेट को हम पहले इंटरलॉक कर लेते हैं, मतलब सॉरी पॉकेट को नहीं, साइड से ही। तो साइड से मैं इंटरलॉक करने के लिए मेरे जो ये मशीन है इसमें जिग जैग वाला सिस्टम है, तो मैं इसको जिग जैग की थ्रू ही इसको इंटरलॉक कर रही हूँ। तो आई होप आपको अब तक यहाँ तक जो मैंने आपको ये पैंट की जो कटिंग और स्टिचिंग बताई है, आई थिंक आपको बिल्कुल इजी लगी होगी और आप बिल्कुल बिगिनर भी हैं, यानी आपने बिल्कुल कभी पैंट की कटिंग करी भी नहीं है, तो आप इसको फर्स्ट टाइम भी अगर इस मेथड से कटिंग करेंगे तो आप अपनी पैंट या प्लाजो कट करके बना सकते हैं। नीचे से आपको जितना लूज या टाइट रखना है आप उसी हिसाब से इसमें फिटिंग कर सकते हैं और बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और मैंने इसको साइड से भी इंटरलॉक कर लिया है। इंटरलॉक करने के बाद में मैं इसमें नीचे बॉटम पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने अभी कैसा डिज़ाइन बनाया है। अभी सबसे पहले मैंने साइड से इसको इंटरलॉक करके रखा है। तो इंटरलॉक करने के बाद में हम इसमें अभी नीचे का डिज़ाइन बनाने के बाद ही इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाना मैंने आपको कई बार बता दिया है, फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगी मैं, लेकिन पूरा नहीं दिखाऊंगी। अगर पूरा इलास्टिक लगाना कैसे लगाते हैं तो आप मेरी बाकी मैंने और वीडियो मेरे चैनल पर डाली हुई हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसमें इलास्टिक लगाई है। जो हमने पॉकेट लगाई है, पॉकेट के हमको बैक वाले हिस्से को यानी कि पॉकेट को अंदर से सीधा रखते हुए हमें इसमें जहाँ तक हमारी पॉकेट लग रही है हमें वहाँ तक इसमें एक टॉप स्टिच लगा देनी है, जिससे कि जो हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है उसमें बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए।
तो इस तरह से अगर आप दोनों तरफ पॉकेट लगाते हैं तो दोनों साइड में कर लीजिए, और सिंगल साइड में कर लगाते हैं तो सिंगल साइड कर लीजिए। बाकी मैं इसमें एक दोनों साइड में ही इसमें टॉप स्टिच लगा रही हूँ, जिससे कि दोनों तरफ फिनिशिंग एकदम इक्वल रहे और इसमें बराबर से फिनिशिंग बनी रहे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें दोनों तरफ के जो वो हैं साइड को स्टिच कर लिया है। अब जो बेल्ट है हमारी, वही हमारी बेल्ट है, तो इसको भी हमें ये 2 पार्ट में बेल्ट कट करी है हमने। तो इसको हमें सबसे पहले इसको एक साइड से हमें इसको सिल लेना है, यानी कि पहले इसको हम एक लंबी बेल्ट बनाएंगे। उसके बाद जो इसका एक जॉइंट रहेगा उसको हम पहले फ्रंट पर अटैच करेंगे या बैक पर अटैच करेंगे, जहाँ पर भी आप करना चाहें। मैं इसको बैक से अटैच करती हूँ, जिससे कि हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें जितना और फैब्रिक चाहिए हम वहाँ तक इसको अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। तो मैं पहले इसके बैक वाला हिस्सा है, ये बैक वाला हिस्सा है, बैक वाले हिस्से में, और ये फ्रंट वाला हिस्सा है। तो मैं बैक वाले हिस्से पर इस बेल्ट को उल्टी तरफ से यानी रॉन्ग साइड से इस पर जो हमने इसमें जॉइंट लगाया है उसको दोनों साइड इक्वल थंब से हम इसको प्रेस करते हुए दोनों तरफ में इसको इक्वल स्टिच कर दूंगी। तो मैं इसमें आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको बेल्ट को भी इसमें स्टिच कर रही हूँ। तो आपको ऐसे ही पूरा राउंड राउंड करते हुए इसमें पूरी बेल्ट को स्टिच कर देना है, और स्टिच करने के बाद ही हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि जो भी आपकी वेस्ट साइज़ है, यानी कि जैसे 26 है तो 26 में से आप इसमें से 4 इंच कम कर दीजिए। 4 इंच कम करने के बाद में 26 का यानी 4 इंच हमने इसमें से डिवाइड किया तो 22 रह जाएगा। तो 22 या 22.5 आप इसमें इलास्टिक ले लीजिए और उसको बीच में से आप सिलकर उसको एकदम राउंड कर लीजिए, जिससे कि जब हम इसमें बेल्ट में इलास्टिक को लगाएंगे तो हमें वो राउंड राउंड मिल जाएगी। तो मैं इसमें 1.25 इंच के जितनी चौड़ी इलास्टिक इसमें लगाने वाली हूँ। तो 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक ही मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें चौड़ी या और कम, यानी कि या तो 1.25 इंच से 1.5 इंच वाली भी आप डाल सकते हैं, 1 इंच वाली भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे 1.25 इंच वाला इलास्टिक ही कंफर्ट फील होता है। थोड़ा सभी साइज़ में लग जाता है, नॉर्मली ज़्यादा ही यूज़ में लिया जाता है 1.25 इंच वाला। तो आप चाहें जितना चौड़ा इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ऊपर की बेल्ट को कट कर लीजिए कि कितना आपके इलास्टिक में जा रहा है और कितना आपके ऊपर नीचे की मार्जिन में जा रहा है। तो इस तरह से आप पूरे बेल्ट को इसमें अटैच कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसको जॉइंट तक इसको सिला था पहले। अब दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी मैं जॉइंट तक ही इसमें स्टिच कर रही हूँ, और वहाँ तक स्टिच करने के बाद में मैंने इसको मशीन में से निकाल लिया है। और जो इसका खुला वाला हिस्सा है, यानी कि जो बची हुई बेल्ट है, उसको अब मैं इसमें ऐसे जितना मुझे लेना है उतना मैं लेकर इसमें सीधी सिलाई लगाकर इसको एक्स्ट्रा जो बेल्ट बचा है उसको कट कर दूँगी। तो इस तरह से आप आसानी से बेल्ट लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से लगाती हूँ। आपको अगर और इजी तरीका कोई आता है या फिर सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देते हैं, और जैसे हमने फर्स्ट बार इसको बेल्ट को अटैच करने के बाद में इसमें मार्जिन को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया था, उसी तरह से हम इसमें भी साइड से इसको स्टिच कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसमें से निकाल देंगे, और जो भी मार्जिन बचेगा इसमें उसको हम दोनों साइड में डिवाइड करके इसको सिलाई लगा देंगे। तो जो इसमें हमने पहले सिलाई लगाई थी वो थोड़ी सी तिरछी हो गई थी, तो मैंने उसको सीधा करने के लिए दूसरी सिलाई लगाई थी। अब दूसरी सिलाई मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि वो सीधी हो गई थी, और पहले वाली को इसलिए निकाल रही हूँ जिससे कि फैब्रिक दोनों तरफ अच्छे से डिवाइड हो सके। तो ये मैंने अच्छे से डिवाइड कर दिया है, और अब मैं इसमें इलास्टिक लगा कर देख लूँगी कि मेरा कितना इलास्टिक इसमें अंदर जाएगा और कितना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं उसको फोल्ड करके उसमें
स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए ये हमारा बेल्ट लग गया है आगे पीछे दोनों तरफ। तो अब मैं इसमें इलास्टिक को डालकर ऐसे रखूँगी और देखूँगी कितना फैब्रिक इसमें एक्स्ट्रा है। जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा दूँगी। तो ये देखिए अब ये मैंने इसमें बॉटम के लिए पेस्टिंग वाला बुकरम लिया है, जिस पर मैंने ऐसा डिज़ाइन बनाकर इसको फैब्रिक पर आयरन की हेल्प से मैंने इसको चिपका लिया है। और जो ऊपर वाला मार्जिन है उसको आप चाहे तो इसमें सिलाई लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसमें आयरन कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्टिच करके ही इसको सिल दिया है। अगर आप इसको ओपन में लगाएंगे यानी अदर कलर में लगाएंगे और ओपन में लगाएंगे तो आप इसको आयरन कर लीजिए। तो मैंने इसको आयरन करके स्टिच कर दिया है। तो ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था, अब ये बाद में थोड़ा सा ये बाद में मैंने आपको इसलिए दिखाया है जिससे कि आपको समझ में आ सके कि मैंने किस तरह से ये पेस्टिंग वाला बुकरम लिया था और किस तरह से मैंने इस पर आयरन किया था। तो मैंने इस तरह से एक फैब्रिक लिया था, उस पर मैंने इसको आयरन कर दिया था। अब मैंने अपने पैंट के बॉटम वाले हिस्से को लिया है। ये देखिए मैंने इलास्टिक तैयार कर लिया है और मैंने इसके अकॉर्डिंग ही इसमें सिलाई लगा दी है और मैं इसको राइट साइड से इसको स्टिच करूँगी। तो बेल्ट मैंने आपको कई बार लगा कर दिखा दिया है, बेल्ट मैं बाद में करूँगी। मैं सबसे पहले इसमें बॉटम वाले हिस्से पर जो पेस्टिंग वाला जो बुकरम है उसको ऐसे डिज़ाइन लगाऊँगी। तो ये भी मैंने एक बार बनाया था, आपने मेरी पुरानी जो वीडियो है उनमें जाकर आप देख सकते हो, और नहीं तो मैं आपको ये अभी लगा कर दिखा ही रही हूँ, आप इसको भी अच्छे से देख सकते हो। तो मैंने इसके जो डिज़ाइन को है बीच में सेंटर में सेट कर दिया है। दोनों तरफ से मैंने इक्वल इसमें जो बुकरम है उसको छोड़ दिया है और इसको राउंड राउंड करते हुए यानी कि हमें जहाँ ये वाइट वाला बुकरम दिख रहा है वहाँ बिल्कुल टच में करके ही इसमें स्टिच करना है। एकदम राउंड राउंड करते हुए हमें इसको ऐसे ही सिलना है जिससे कि हमारा डिज़ाइन इसी पे अटैच हो जाए। आप चाहें तो इसमें नीचे एक बार फैब्रिक जो पिन वगैरह हैं यानी क्लॉथिंग पिन जो होती हैं वो लगाकर आप इसको सेट कर सकते हैं और फिर बाद में इसको स्टिच कर सकते हैं। मैंने भी इसमें बीच में एक तरफ वही लगा रखा है, तो उसको लगाने के बाद में मैं इसको स्टिच कर रही हूँ जिससे कि मेरा फैब्रिक बार बार इधर उधर नहीं हो। तो इस तरह से आप इसको नीचे किसी भी तरह का डिज़ाइन आप बनाकर इसमें स्टिच कर सकते हैं। आप चाहें तो इस डिज़ाइन में ऊपर से इसमें कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको सेम कलर का इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने वाली हूँ। और जिन्होंने भी ये बनवाया है उन्होंने बिल्कुल प्लेन में ओनली सिर्फ ये कट वर्क वाला डिज़ाइन ही बनवाया है। आप चाहें तो इस कट वर्क पर बारीक वाला गोटा लगाकर आप इसको और ज़्यादा डेकोरेटिव बना सकते हैं या फिर और ज़्यादा फैंसी लुक दे सकते हैं। और चाहें तो आप इसमें छोटे छोटे गोल गोल पैचेस आते हैं लेस में फ्लावर जैसे, तो आप उनको इस पे लगाकर ऊपर और उनसे भी आप इसमें अच्छा लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए पूरी लेस को राउंड राउंड करते हुए इसमें स्टिच कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम बाद में कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा कर लिया है। अब हम इसको निकाल कर सबसे पहले जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम इसमें कट करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करने के लिए जैसे हमने इसका राउंड राउंड वाला जो डिज़ाइन बनाया है उस तरह से हम राउंड राउंड ही इसको कट करेंगे। चाहे तो आप इसमें जैसे राउंड में जो वी बन रहा है आप वहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं, पर आपको ऊपर की मार्जिन थोड़ा कम करनी पड़ेगी, यानी कि लगभग 1/4 इंच के करीब रखनी पड़ेगी। अगर आप 1/2 इंच के जितना इसमें मार्जिन लेंगे तो आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो अंदर कपड़ा मोटा मोटा सा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई सा भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। और डिज़ाइन को बनाने के बाद मैं अभी इसको पलट कर आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनता है। इस तरह से छोटे छोटे आपको कट लगा लेने हैं बीच बीच में, जिससे कि आपका जो फैब्रिक आप
यानी कि बुकरम जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। बट आपको जब भी ये कट लगाओ तो कुछ इस तरह से लगाने हैं कि आपने जो इसमें स्टिच किया है, जो सिलाई लगाई है, उस सिलाई पर आपका कट नहीं लग जाए। आपको यहाँ दूर से देखने से ऐसे लग रहा होगा कि मैंने सिलाई वाले जो धागे हैं, जो मैंने स्टिच किया है, उसको भी कट कर दिया है, बट मैंने उसको कट नहीं किया है। मैंने छोटे छोटे इसमें कट लगाए हैं जिससे कि हमारा जो बुकरम है आराम से अंदर बाहर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है। जो राउंड वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने थंब लगा कर इसमें फोल्ड कर दिया है। तो ये मैंने पेस्टिंग वाला बुकरम नहीं लिया था, सॉरी, ये मैंने पेस्टिंग वाला इसमें पेपर फॉर्म या फिर आप इसको पेपर फ्यूजिंग भी बोल सकते हैं, वो लिया था। क्योंकि पेस्टिंग वाला बुकरम थोड़ा हार्ड होता है और जिनका ये पैंट है उन्होंने बोला था थोड़ा सॉफ्ट वाला डिज़ाइन ही डालना, तो मैंने थोड़ा सॉफ्ट वाला इसमें फैब्रिक डाला है। तो वो लगाकर भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे पूरे पैंट का डिज़ाइन हमने इसे थंब लगा कर इसमें राउंड कर दिया। सबसे पहले हमें इसकी आयरन करनी होगी, जिससे कि आयरन करने से ये पूरा जो डिज़ाइन है एकदम अच्छे से और फिनिशिंग से बैठ जाएगा। तो मैंने पूरे पे आयरन कर लिया है और बैक साइड से देखिए इस तरह से इसका लुक है। तो अब मैं इसमें एक टॉप स्टिच लगा दूंगी नीचे की तरफ, जिससे कि हमारा जो हमने पेस्टिंग वाला जो इसमें पेपर फॉर्म या फिर पेपर फ्यूजिंग जो लगाया है वो इसमें बार बार जैसे वॉश करने के बाद में बॉटम का जो डिज़ाइन है वो बिगड़े नहीं। तो इस तरह से आप इसमें कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से ये बन जाएगा। तो इस तरह के डिज़ाइन आप अपने पैंट में भी डाल सकते हैं और कुर्ती के साइड में या फिर कुर्ती के स्लीव्स वगैरह में भी आप इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने अपनी कुर्ती में ये डिज़ाइन डाला हुआ है, तो ये डिज़ाइन आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। आप मेरी वीडियोस में जाकर देखिए। इस डिज़ाइन की मैंने अपने लिए कुर्ती भी बनाई हुई है पिंक कलर का। तो ये देखिए हमारा पूरा डिज़ाइन इसमें बन गया है। और जो अंदर का ये जो फैब्रिक है इसको हम इसमें अच्छे से बारीक वाली सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं, बट नीचे का ये जो पैंट होता है ये बार बार वॉश होता है, तो तुरपाई वाले धागे से थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे बार बार वॉश होने से निकल जाएगी और मशीन से थोड़ा पक्का बना रहेगा। तो ये देखिए हमारा पूरा पैंट हमने रेडी कर लिया है और पूरी फिनिशिंग से हमारा पैंट का बॉटम भी बनकर रेडी हो गया है। तो इसी डिज़ाइन में आप लेस वगैरह लगाकर इसको और लुकिंग में अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा फोल्ड करके दिखाया है कि पूरा डिज़ाइन नीचे से कुछ इस तरह का है। डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इस तरह से हमारी पैंट की स्टिचिंग हो गई है। आई थिंक आपको पैंट अच्छी लगी होगी और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।